हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आपकी तैयारी एकदम सही से चल रही है। आपने बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस कर ली है और जो आपको बोनस समय मिला था, बोनस टाइम मिला था एग्जामिनेशन की एक्सटेंशन के बाद, उसको आपने अच्छे से यूटिलाइज किया। जो भी आपके टॉपिक्स पेंडिंग थे वो आपने अच्छे से कवर अप कर लिए हैं। और आज प्यारे दोस्तों आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हमारे अकाउंटिंग से जुड़े हुए प्रैक्टिकल सवाल। जो भी प्रैक्टिकल सवाल हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं, हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम पॉसिबल सवालों को आज कवर अप करें। टॉप 30 सवाल आपके साथ डिस्कस करेंगे। कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों से ये सवाल हमने यहाँ पे पिक किए हैं। और यहाँ पे एक सवाल हम कॉम्प्रीहेंशन वाला भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे कॉमर्स में तो नहीं, मैनेजमेंट के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक कॉम्प्रीहेंशन वाला सवाल आया था, बड़ा सवाल आया था, थोड़ा सा टिपिकल था। उस सवाल को भी आज इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखो जी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की क्लास है तो उम्मीद करता हूं कि आपने अपने साथ अपना कॉपी पेन तो रख ही लिया होगा, क्योंकि मैक्सिमम सवाल आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे हम एकदम फटाफट से आपको सवाल सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि अब आखिरी समय पे हम आ गए हैं और यहाँ पे आपको एकदम से तेज हो जाना है और फटाफट से लिमिटेड टाइम में सवालों को सॉल्व करना है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये टॉपिक्स हैं जिनसे प्रैक्टिकल सवाल अक्सर एग्जाम में हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये सबसे पहले हमारे पास है पार्टनरशिप अकाउंट्स, फिर है जी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। और पहले दो टॉपिक्स अगर मैं आपको बताऊं तो केवल यूजीसी नेट कॉमर्स वालों के लिए, मैनेजमेंट वालों के लिए इतने रिलेवेंट नहीं है। कॉमर्स वालों के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है पहले दो टॉपिक्स। पार्टनरशिप अकाउंटिंग से आपको प्रॉफिट शेयरिंग पे, गुडविल पे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे सवाल देखने को मिलता है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में से आपको शेयर कैपिटल पे, फॉर फीचर री इशू, इन सब पे सवाल देखने को मिलते हैं। रेशियो एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। रेशियोज निकालना, मिसिंग फिगर्स ढूंढना, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। मेन फोकस होना चाहिए कि आपको सारे फॉर्मूलाज यहां पे याद हो। सारे फॉर्मूलाज का याद होना बहुत जरूरी है। कई बार एग्जामिनेशन में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसमें कई बार फॉर्मूला को आपको तोड़ मरोड़ के अपनी मिसिंग फिगर को आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसे ही मार्जिनल कॉस्टिंग आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए। तो यहां पे आपको सवाल देखने को मिलते हैं पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इन सब से जुड़े सवाल देखने को मिलते हैं। और यहां पे भी आपको फॉर्मूला जो है वो खास तौर से याद रखने होंगे, तभी आप इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कईयों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट यहां पे आपको वेरिएंसेस के जो फॉर्मूलाज हैं वो याद रखने की कोशिश करनी होगी। एक टिपिकल सवाल इस पे आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। ये सवाल हमारे मैनेजमेंट के अंदर कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड सवाल पूछा गया था, तो वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर वी प्रोसीड टू द फर्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि आप ऑलरेडी बहुत सी प्रैक्टिस अपने एंड पे भी कर रहे होंगे। फिलहाल इन दिनों में आपका मंत्र ये होना चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका स्कोर आपका इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। प्रैक्टिस ही है जो आपको नेट से जेआरएफ तक लेकर जा सकती है। बहुत सी चीजें आपने अब तक पढ़ ली हैं और वो चीजें आपको याद है या नहीं, ये आपको प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। अगर आप फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे उससे आपको पता चलेगा कि क्या आपके वीक एरियाज हैं, किन जगह पे आप गलती करते हैं, कौन से चीजों पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए मॉक टेस्ट लगाते हुए। क्या पूरे टाइम में मॉक टेस्ट कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपको एग्जामिनेशन वाली फील मिल जाएगी ताकि एग्जाम आपको नया ना लगे। और इसीलिए आपके लिए फुल लेंथ मॉक्स लेकर आए हैं पेपर 1+2 कॉमर्स और पेपर 1+2 मैनेजमेंट के लिए। और ये कोर्स आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। एक्स्ट्रा 40% ऑफ भी आप इस पे अवेल कर सकते हैं प्रोमो कोड टेस्ट40 अप्लाई करके। Question है X and Y are sharing profits in the ratio of 7:3. They admit Z for 3/7 share in the new firm in which he takes 2/7 from X and 1/7 from Y. The new ratio of X, Y and Z will be. तो हमारे पास X और Y जो कर रहे थे शेयर 7:3, 7/10, 3/10 इनका शेयर था। अब 3/7 के लिए हमारे पास जो है यहाँ पे Z आया। अब 3/7 के लिए जो आया, इसने 2/7 जो है वो लिया X से। तो X में से मुझे कितना घटाना पड़ेगा। x का था 7/10, x का था 7/10, उसमें से मुझे 2/7 घटाना पड़ेगा। और y का था 3/10, इसमें से मुझे 1/7 घटाना पड़ेगा। तो इनको घटाते हैं, यहाँ पे 49 माइनस 20, ये मेरे पास आया 29/70। ये आया 20 ये आया मेरे पास 21 माइनस 10, ये आया 11/70 मेरे पास ये निकल कर आ गया। और यहाँ पे 29, 11 और Z का शेयर मेरे पास कितना है 3/7, इसे 30/70 भी लिख सकते हैं। 29:11:30 की रेशो यहां पे बनेगी और आंसर यहां पे हमारा जो है वो निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी का।
क्वेश्चन हमारे पास है, गुडविल ऑफ अ फर्म ऑफ एक्स एंड वाई इज वैल्यूड एट रुपीज 30,000. इट इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट रुपीज 12,000. जेड इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर. व्हाट अमाउंट ही सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल. तो हमारी फर्म की गुडविल है 30,000. जेड आया है 1/4 शेयर के लिए, तो 30,000 का 1/4 लेकर आएगा गुडविल के लिए. 7,500 जो है वो उसे गुडविल लेकर आनी है, और इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन सी हमारा बनेगा. सवाल है हमारे पास, राम और श्याम पार्टनर है फर्म में और कैपिटल उनकी 480 और 310 हमें बता रखी है. गणेश को एडमिट किया एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट. गणेश ब्रिंग्स 3 लाख एज हिज कैपिटल. गणेश शेयर ऑफ गुडविल विल बी. तो यहाँ पे गुडविल पूछ रहे हैं. सर ये कैसे सा सवाल पूछ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा. देखो जी, गणेश ला रहा है 3 लाख रुपए 1/4 शेयर के लिए. तो 1/4 शेयर के लिए अगर गणेश 3 लाख रुपए ला रहा है, इस हिसाब से पूरे फर्म की कैपिटल हमारी कितनी होनी चाहिए? 3 लाख इंटू 4 12 लाख होनी चाहिए. असल में फर्म की कैपिटल है कितनी? असल में है 480 प्लस 310 प्लस 3 लाख. ये आपका कितना आया? ये आपका आएगा 10,90,000. असल में हमारी कैपिटल जो है इट इज 10,90,000. एक्चुअल हमारी इतनी कैपिटल है. तो हमारे पास कितना डिफरेंस आया? 1,10,000 का डिफरेंस आया. तो ये क्या है? ये हमारी फर्म की गुडविल है. दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म. इसमें गणेश का शेयर कितना होगा? 1/4 होगा. 1,10,000 का 1/4 आप करेंगे, इट इज गोइंग टू बी 27,500. आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी का. क्वेश्चन हमारे पास है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म. 4:3:2 की रेशो में शेयर कर रहे हैं. डी को एडमिट किया 1/8 शेयर के लिए. नई रेशो हमें बतानी है. 1/8 के लिए डी आ गया. बैलेंस हमारे पास कितना बचा? 7/8 शेयर बचा. इस 7/8 के शेयर को सारे जो है अपनी पुरानी रेशो में ले लेंगे. पुरानी रेशो इज 4:3:2, यानी कि 4/9 आएगा ए के पास. बी सी के पास कितना आएगा? 7/8. 7/8 का कितना आएगा? 7/8 इंटू बी के पास आएगा 3/9. सी के पास आएगा 2/9. और डी का तो ऑलरेडी हम जानते हैं, तो इसे आप सॉल्व कीजिए और निकालिए कि कितना शेयर बनेगा. दिस इज गोइंग टू बी कितना होगा हमारे पास? ये 28/72, 21/72, 14/72, और हमारा जो डी का है 1/8 शेयर, 1/8 शेयर को हम 9/72 भी लिख सकते हैं. तो यहां पे बनेगा 28:21:14:9 की रेशो बनेगी, और आंसर ऑप्शन बी यहां पे आएगा. तो फ्रेंड्स चलते हैं अगले सवाल की तरफ. सवाल है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2. देयर बुक्स शोड गुडविल एट 3,000. तो किताबों के अंदर गुडविल 3,000 से दिख रही है. C is admitted with 1/4 share of profits and brings 10,000 as his capital, but is not able to bring in cash for his share of goodwill rupees 3,000. How will you treat this? तो C जो है वो अपनी गुडविल का शेयर कैश में नहीं लेकर आ पा रहा. तो हम क्या करेंगे? हम उसके कैपिटल अकाउंट से ही उसकी गुडविल की वसूली कर लेंगे. तो यहां पे कहा गया कि 1/4 शेयर के लिए गुडविल बनती है 3,000. तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी होगी? पूरी फर्म की गुडविल होगी 3,000 इंटू 4, यानी कि 12,000 पूरी फर्म की गुडविल होगी. अब इस पूरी फर्म की गुडविल में से हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, और अपने जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्हें कुछ बेनिफिट देना है गुडविल का. ये जो 3,000 की इसकी शेयर है ना, उसका बेनिफिट हमें ए और बी को भी यहां पे पहुंचाना है. तो कैसे हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो यहां पे अगर आपको पता हो, एक तरीका हमारे पास होता है कि गुडविल को पहले किताबों में रेज कर लें और क्रेडिट करें ओल्ड पार्टनर्स को, और उसके बाद क्या करें? गुडविल को आप खत्म कर दें, गुडविल को क्रेडिट करके खत्म कर दें और डेबिट कर दें सभी पार्टनर को इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर. इसी तरीके को फॉलो करते हैं यहां पे. तो पहले गुडविल को रेज कर लेते हैं किताबों में. कितने से रेज करें बताओ जी? कितने से रेज करें? क्या 12,000 से रेज करूं या फिर कम से करूं? सर यहां पे आप जो है गुडविल को 12,000 से रेज मत करो, क्योंकि 3,000 की गुडविल तो पहले ही आ रही है. आप 9,000 से रेज कर लो. रेज कर लो इसे किताबों में, और इसका क्रेडिट आप दे दो किसको? ए को दे दो और बी को दे दो. किस रेशो में दे दो? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आप इसको उनको क्रेडिट इसका दे दो. तो 9,000 से ही आप इसे रेज करो, और बाद में आप क्या करना? अगली एंट्री में ए बी और सी तीनों को कर देना डेबिट इनकी नई रेशो में, और यहां पे कर देना गुडविल को क्रेडिट. कितने से? 12,000 से. तो गुडविल को कितने से रेज किया हमने? गुडविल को हमने रेज किया 9,000 से. इसीलिए आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर डी बनेगा. तो चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ. यह सवाल भी हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है, और सवाल है कि ए
एक पार्टनर है फर्म के अंदर एंड ही इज ड्रॉइंग ₹500 रेगुलरली ऑन 16th ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के मिडल में वो ₹500 की ड्रॉइंग्स कर रहे हैं. He will have to pay interest at the given rate in a year on ₹6,000. 6,000 कैसे आया? 500 हर महीने किया तो 12 months के लिए 6,000 हो गया. For the total period of, तो उनको यहाँ पे 6,000 पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. अब इंटरेस्ट कितने पीरियड के लिए पे कर दें कि उनकी बात बन जाए? तो यहाँ पे हमारे पास एक तरीका होता है कि आप एवरेज पीरियड कंप्यूट कर सकते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप निकाल सकते हैं. तो एवरेज पीरियड निकालना बहुत ही आसान होता है. आप देखिए कि जो पहली उनकी ड्राइंग्स हुई थी वो कब हुई होंगी? वो हमारे पास हुई होंगी 15th ऑफ द फर्स्ट मंथ को. तो अगर फर्स्ट मंथ की 15th को किया तो उस पर कितने महीने का इंटरेस्ट लगना चाहिए? बचे हुए 11.5 महीने का. आधा महीना बीता था पहला वाला, बचे हुए 11.5 महीने का उस पर इंटरेस्ट लगना चाहिए था. तो पहली पे 11.5 का, और ऐसे ही जो आखिरी ड्राइंग हुई होगी उनकी वो आखिरी महीने की 16वीं तारीख की हुई होगी. तो अभी केवल आधा महीना ही बचा हुआ है तो उस पर केवल आधे महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा. तो 0.5 करेंगे, इसकी एवरेज निकाल लेंगे. तो ये हमारे पास क्या आएगा? 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 6 मंथ्स निकलकर आ गया. तो यहां पे आंसर आएगा जी ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ्स का. तो ऐसे ही अलग अलग केसेस हमारे पास बन सकते थे और इन सभी केसेस को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है. आपसे पूछ सकते हैं कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, ऐसे ही क्वार्टरली भी पूछ सकते हैं, 6 मंथ्स का भी हो सकता है पूछ लें. तो आपको इसी तरीके से इसी अप्रोच को लगाकर अपने आंसर्स को निकालना होगा. अगला सवाल, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹2 लाख हैड टू बी रिडीम्ड एट पार. और यहां पे इसको रिडीम करने के लिए हम क्या करने वाले हैं? फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू करेंगे ₹80,000 के एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी कि 80,000 के शेयर्स है जिनको 10% डिस्काउंट पे, यानी कि 8,000 डिस्काउंट पे इशू करेंगे. तो हमें 72,000 ही यहां से मिलने वाले हैं. व्हाट अमाउंट शुड बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट? तो हमारे पास जो प्रोविजन है वो हमें ये कहती है कि जब भी आपको प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो उस केस में आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा. अब सवाल आता है किस रिजर्व कितने अमाउंट का हमें ये कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाना है? तो बताया कि अगर आपने रिडम्पशन करनी है पार्टली आउट ऑफ द प्रॉफिट्स और पार्टली आउट ऑफ द फ्रेश इशू ऑफ द शेयर्स, तो इस केस में आप जितने शेयर से रिकवर कर लेंगे उतना माइनस कर दो और बैलेंस अमाउंट जो है वो आप सीआरआर में ट्रांसफर कर दो. तो 2 लाख की रिडम्पशन हमें करनी है, 72,000 शेयर से रिकवर हो जाएगा, तो बैलेंस 1,28,000 जो है वो यहाँ पे आप सीआरआर अकाउंट में ट्रांसफर करोगे. तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 का. ये जो सीआरआर अकाउंट है इसका बैलेंस जो आएगा आप इसका कुछ ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, बस फ्यूचर में इनसे फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स आप इशू कर सकते हो. क्वेश्चन है यहाँ पे X Limited forfeited 20 shares of ₹10 each, 8 called up, on which John had paid application and allotment money of ₹5 per share. तो 20 शेयर किए, उस पे 5 रुपए कंपनी को आए थे, तो 100 रुपए हमने रिसीव किए थे, इसे फॉरफीचर अकाउंट में डाल देंगे. अब 20 में से 15 जो है हमने री इशू कर दिए पार्कर को, फुली पेड फॉर ₹6 पर शेयर. तो हमने उसे री इशू कर दिए फुली पेड फॉर ₹6 पर शेयर. तो हमने क्या सहा यहाँ पे? हमने 4 रुपए का यहाँ पे लॉस सहा. तो 4 रुपए का जो लॉस है यहाँ पे हमने सहा 15 शेयर्स पे. ये 60 रुपए हम यहाँ पे अपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट से निकाल लेंगे. व्हाट इज द बैलेंस इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर द रेलेवेंट अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट? तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि शेयर फॉरफीचर में कितना बैलेंस हमारा बचेगा. देखो हमारे पास 100 रुपए इसके अंदर आए थे, इस 100 रुपए में से 20 शेयर थे, है ना, 15 हमारे री इशू हो गए, 5 अभी री इशू नहीं हुए. तो 15 जो री इशू हो गए उनसे जुड़ा हुआ अमाउंट कितना था? उनसे जुड़ा हुआ अमाउंट था 75. जो 5 अभी री इशू नहीं हुए उनसे जुड़ा हुआ अमाउंट था 25. तो जो री इशू हो गए वो वाला अमाउंट तो आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा. 75 माइनस 60, आपका जो 15 है ये आपका, या जो आपका है 15, ये आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा. तो ये 25 है अभी, ये आपका अभी पड़ा रहेगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में. जब ये 5 शेयर री इशू हो जाएंगे तब ये आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा आफ्टर एडजस्टिंग द डिस्काउंट ऑन फॉरफीचर. तो आंसर यहां पे ऑप्शन सी हमारा बनेगा. सवाल है हमारे पास, ए लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर्स. Applications were received for 3,000 shares and pro rata allotment was made on the applications of 2,400 shares. If A has been allotted 40 shares, how many shares he must have applied for? तो कंपनी जो है उसने 2,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन मंगाई, 3,000 शेयर जो है
उनकी एप्लीकेशन रिसीव हुई, 6,600 तो हमने रिजेक्ट कर दिए, 2400 को हमने अलॉटमेंट करी, और ये अलॉटमेंट कैसे हमने करी, प्रो राटा बेसिस पे करी। 2400 को हमने 2000 दिए। तो अगर किसी को 4 मिले हैं तो उसने कितने के लिए अप्लाई यहाँ पे किया होगा, ये हमें बताना है। तो कितने के लिए अप्लाई किया होगा, 2400 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 4, 48 के लिए अप्लाई किया होगा। यूनिटरी मेथड हमने यहाँ पे सिंपली लगाया, यूनिटरी मेथड हमने सिंपली यहाँ पे लगाया। कैसे लगाया, 2400 2000, 1 जो है हमारा 2400 डिवाइडेड बाय 2000, अगर यहाँ 4 आ जाएगा तो इसे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, और ये हमने यहाँ पे किया, 48 आंसर निकल कर आ गया, आंसर ऑप्शन सी बन गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ ये सवाल है, और ये सवाल स्पेसिफिकली आपका होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी या फिर कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ सवाल है। तो इस सवाल में पूछा गया है कि एक्स लिमिटेड परचेज 70% ऑफ द शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड एट अ प्राइस ऑफ ₹1 लाख। तो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के शेयर्स खरीदे, कितने के खरीदे, 1 लाख के खरीदे, 70% स्टेक उसने ले लिया वाई लिमिटेड में। वाई लिमिटेड की शेयर कैपिटल के बारे में बताया कि उसकी शेयर कैपिटल है जी 70,000 की, एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अमाउंटेड टू ₹90,000। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो वाई लिमिटेड की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वाई लिमिटेड के पास फिलहाल बैलेंस शीट में 2 चीजें आ रही हैं, एक उसकी शेयर कैपिटल आ रही है, और एक उसके पास जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, एक उसके पास वो शो कर रहे हैं। अब पूछ रहे हैं कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा। अब जो वाई लिमिटेड का हमारे पास टोटल शेयर होल्डर का फंड है, तो उसके अंदर 2 हिस्से होंगे, एक हिस्सा हमारे पास होगा एक्स लिमिटेड का, होल्डिंग कंपनी का, और दूसरा हिस्सा होगा जो बाकी बचे हुए हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। 70% हिस्सा जो है वो एक्स लिमिटेड का होगा, 30% हिस्सा जो है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होगा। तो यहां पे हमारे पास शेयर कैपिटल कितनी बता रखी है जी, 70,000 बता रखी है, और हमारे पास प्रॉफिट्स कितने बता रखे हैं, वो बता रखे हैं जी 90,000 के। तो अगर आपको निकालना हो कि इसमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आया, 1,60,000 आया, इंटू 30% कर दीजिए। 160 का 30% क्या होता है, ये तो होएगा आपका 48,000 होगा 30%। 48,000 हमें कहीं ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए आंसर मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दी अबव। ऐसे सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में तो नहीं पूछे गए, बट हो सकता है पूछ लिए जाएं, इस बार पूछ लिए जाएं, तो इसीलिए इस सवाल को यहां पे हमने इंक्लूड किया। क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड की लिक्विड रेशो दे रखी है 2:1। लिक्विड रेशो मतलब क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये हमें बताया है 2:1। स्टॉक हमारे पास है, स्टॉक हमारे पास है 40,000 का, करंट लायबिलिटीज हमारे पास है 1 लाख की, करंट लायबिलिटीज हमारे पास है 1 लाख की। करंट रेशो हमें बताना है, करंट रेशो इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और यहां पे करंट लायबिलिटीज तो हमें ऑलरेडी पता है, करंट एसेट्स की फिगर हमें निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्विक एसेट्स की फिगर पहले निकाल लेते हैं। क्विक एसेट्स क्या होंगे, करंट लायबिलिटीज इंटू 2 कर देंगे तो निकल आएंगे। करंट लायबिलिटीज हमारे पास 1 लाख की हैं, तो हमारे पास क्विक एसेट्स कितने के आ जाएंगे, वो 1 लाख इंटू 2 लाख के आ जाएंगे। क्विक एसेट्स में हम ऐसे एसेट्स ऐड कर देते हैं जो कि इसके अंदर इंक्लूड नहीं हुए, जैसे आपका जो स्टॉक है वो नहीं हुआ तो उसे ऐड कर देते हैं, 40,000 को ऐड करते हैं, तो ये आ गया 2.4 लाख। हमारे करंट एसेट आ गए 2.4 लाख के, करंट लायबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी फिगर है 1 लाख है, तो करंट रेशो क्या हो गई आपकी 2.4 डिवाइडेड बाय 1, तो 2.4 टाइम्स, यानी कि आंसर ऑप्शन बी बनेगा। तो सवाल है, व्हेन द डेटर टर्नओवर रेशियो इज 4, व्हाट इज द एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो आपकी डेटर टर्नओवर रेशियो यहां पे दे रखी है 4, एवरेज कलेक्शन पीरियड यहां पे क्या होने वाला है, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 360, या फिर अगर हम मंथ्स की बात कर रहे हैं तो फिर 12 डिवाइडेड बाय आपका डेटर टर्नओवर रेशियो। तो यहां पे मंथ्स में हमें दे रखा है आंसर, तो मंथ्स में लेना चाहिए, तो यहां पे 12 डिवाइडेड बाय 4 आप करेंगे तो 3 जो है आपका आंसर निकल कर आएगा कि 3 मंथ्स इज गोइंग टू बी द एवरेज कलेक्शन पीरियड। If debt is ₹220, cash balance is ₹20, equity is ₹300, then the gearing ratio is। तो यहां पे बोल रहे हैं कि डेट आपका 220 है, कैश बैलेंस आपका 20 है, तो आपकी इक्विटी 300 है, गियरिंग रेशो आपकी यहां पे कितनी निकल कर आएगी। गियरिंग रेशो का यहां पे क्या मतलब है, गियरिंग रेशो का मतलब है कि कितना डेट आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहां पे देखो जी, एक बहुत ही अलग से यूनिक सा सवाल है, वन ऑफ अ काइंड सवाल है। अगर ऐसा सवाल आपके पास आएगा तो आपको क्या करना है, आपको अपने डेट में से
कैश बैलेंस को रिड्यूस कर लेना। यहां पे मतलब है कि 220 रुपए डेट है और 20 रुपए हमारे पास कैश बैलेंस पड़ा है, तो हम इसे नेट डेट को 200 मानकर ही यहां पे चलेंगे। तो जो 20 रुपए का डेट हम यहां पे चुका देंगे। ऊपर हमारे पास डेट आ गया 200, नीचे मेरे पास आ गया 200 प्लस इक्विटी है 300, तो ये आ गया आपके पास 200 बाय 500 आ गया, यानी कि 40% हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है करंट रेशियो 2.5 है, लिक्विड रेशियो 1.5 है, वर्किंग कैपिटल 60,000 है, करंट एसेट्स हमें यहां पे निकालने हैं। तो यहां पे हमें क्या करना चाहिए, करंट एसेट्स निकालने। करंट रेशियो इज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ये आपकी है 2.5 बाय 2.5 या फिर 25 बाय 10 लिख सकते हैं, या फिर मैं इसे 5 बाय 2 भी लिख सकता हूं। लिक्विड रेशियो मेरे पास है, क्या है कि लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 15 बाय 10, या फिर इसे 3 बाय 2 भी लिख सकता हूं। वर्किंग कैपिटल मेरे पास है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये है आपकी 60,000। आपको करंट एसेट्स निकालने हैं ना, तो ये करंट लायबिलिटीज की जगह जो हम क्या लिख देते हैं, करंट लायबिलिटीज को इधर ले जाते हैं और इस 5 बाय 2 को इधर ले आते हैं। तो क्या बन गया मेरे पास, इसको कैसे लिख सकता हूं, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2 बाय 5 करंट एसेट्स, ऐसे लिख सकता हूं। अब ये जो फिगर है मैं यहां पे इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा। करंट एसेट्स माइनस 2 बाय 5 करंट एसेट्स इज इक्वल टू 60,000, और ये मेरे पास इवेंचुअली बना 3 बाय 5 करंट एसेट्स इज इक्वल टू 60,000। इवेंचुअली क्या निकल कर आया, ये मेरे पास क्या निकल कर आया, इसे आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 3 से कट गया 20,000 इंटू 5, ये आपका 1 लाख निकल कर आएगा, और आंसर ऑप्शन सी यहां पे बनेगा। सवाल आपके पास है टोटल एसेट टर्नओवर, हमारे पास यहां पे दे रखे 3 टाइम्स। एसेट टर्नओवर का मतलब है एसेट टर्नओवर रेशो। एसेट टर्नओवर रेशो आपके पास होती है सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स, ये आपको दे रखी है 3 टाइम्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन, दिस इज नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, ये आपको दे रखा है 10%। टोटल एसेट्स आपको दे रखे हैं यहां पे कितने दे रखे हैं, 1 लाख के दे रखे हैं। तो एसेट्स अगर आपके 1 लाख के हैं तो आप यहां पे इसकी जगह, एसेट्स की जगह 1 लाख पुट करोगे तो आपकी सेल यहां पे कितनी आ जाएगी, सेल आपकी आ जाएगी 3 लाख। और नेट प्रॉफिट अगर आपने निकालना है तो इस सेल्स की जगह पे 3 लाख पुट करो, 3 लाख इंटू 10%, ये आपका 30,000 निकल कर आ गया। तो आंसर ऑप्शन डी यहां पे बन गया। क्वेश्चन है हमारे पास व्हेन ओपनिंग स्टॉक इज 50,000, क्लोजिंग इज 60,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज 2,20,000, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या होगी। स्टॉक टर्नओवर या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। सीओजीएस इज 2,20,000 और एवरेज स्टॉक है 50 और 60 की एवरेज, यानी कि 55,000। तो ये हमारे पास निकल कर आया 4 टाइम्स, हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो स्टॉक टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स होगी, और आंसर ऑप्शन सी यहां पे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फर्म हैज इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ 3 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,70,000। तो यहां से एवरेज स्टॉक आप बता सकते हैं क्या, एवरेज स्टॉक इज गोइंग टू बी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यानी कि 90,000। विद बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट द इन्वेंट्री टर्नओवर इंक्रीज्ड टू 5। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हमारी अच्छी हो गई, जिससे हमारा जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 हो गई। तो तब एवरेज स्टॉक कितना निकल कर आएगा, आपका एवरेज स्टॉक कितना निकल कर आएगा, 2,70,000 डिवाइडेड बाय 5। इसे आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका 54,000 ये आपका निकल कर आएगा। तो आपकी इन्वेंट्री जो है यहां पे क्या कर गई, डिक्रीज कर गई, 90 से 54 आ गई, 36,000 से डिक्रीज कर गई, और आंसर यहां पे ऑप्शन 4 बन जाएगा। सवाल है जेके लिमिटेड हैज अर्नड 8% रिटर्न ऑन द टोटल एसेट्स ऑफ 50 लाख। तो 50 लाख के एसेट्स हैं, उस पर 8% की रिटर्न है। तो आप रिटर्न निकाल सकते हो क्या, नेट प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या। 50 लाख का 8% कितना हुआ, सर ये तो सिंपल है 4 लाख होगा। नेट प्रॉफिट रेशियो हमारे पास 5% है। नेट प्रॉफिट रेशियो का मतलब होता है नेट प्रॉफिट बाय सेल्स, ये हमारे पास रेशियो हमें दे रखी है 5%। तो क्या आप सेल्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 4 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स इज इक्वल टू 5/100। ठीक है जी, यहां पे आप सॉल्व करो और सेल्स की फिगर निकाल लो। सेल्स की फिगर आप कैसे निकालोगे, सेल्स की वैल्यू आएगी आपकी यहां पे 4 लाख इंटू 20, यानी कि 80 लाख की फिगर आएगी, और आंसर ऑप्शन सी बनेगा। सवाल है द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल फ्रॉम द एनुअल रिपोर्ट ऑफ अ कंपनी। करंट एसेट्स दे रखे हैं, करंट लायबिलिटीज दे रखी है हमें, एवरेज टोटल एसेट्स दे रखे हैं 20 लाख के, ऑपरेटिंग इनकम दे रखी है 2,40,000 की, एवरेज टोटल इक्विटी 8 लाख की दे रखी है, नेट इनकम 80,000 की दे रखी है। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो काफी सारी चीजें दे रखी हैं।
पहले है रिटर्न ऑन इक्विटी एक्सीड्स द रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगी कि आपकी इक्विटी पे कितने रिटर्न आपको मिली। इक्विटी आपकी कितनी है, 8 लाख है, इक्विटी 8 लाख है और नेट इनकम है 80,000। तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी क्या हो गई, 80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख यानी कि 10%। रिटर्न ऑन एसेट्स की हम बात करें तो 80,000 हमारे पास एसेट्स हैं, 80,000 हमारे पास इनकम है और एसेट्स हमारे पास है 20 लाख। तो 80,000 हमने 20 लाख पे कमाया। आप अगर निकालना चाहें सो दिस इज गोइंग टू बी 4%, ये हमारे पास 4% निकल कर आएगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी आपकी एक्सीड करती है रिटर्न ऑन एसेट्स को, तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। वर्किंग कैपिटल इज 12 लाख, हमें कहा जी वर्किंग कैपिटल आपकी 12 लाख है, करंट एसेट्स 480 के हैं, करंट लायबिलिटीज 3 लाख की हैं। तो यहां पे हमारे पास वर्किंग कैपिटल इज गोइंग टू बी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज यानी कि 1,80,000। तो ये आपकी गलत हो गई। करंट रेशियो इज 0.625:1। करंट रेशियो आपकी निकालेंगे तो करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज आप अगर करेंगे यहाँ पे सो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख अगर आप करेंगे यहाँ पे सो दिस इज गोइंग टू बी 480 डिवाइडेड बाय 300, 48 और 30 रह गया यहाँ पे। इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, 3 से कट हो जाएगा 10 और ये आएगा 16, 1.6 हमारे पास आ रही है। तो ये भी गलत है हमारे पास, केवल पहली सही है कि रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे पास जो है यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमारी रिटर्न ऑन एसेट से ज्यादा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्रेडिट सेल्स ऑफ अ फर्म अमाउंटेड टू 12 लाख। हमें दे रखी है हमारी क्रेडिट सेल्स फर्म की 12 लाख है और ओपनिंग डेटर्स का और क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस दे रखा है 1,20,000 एंड 80,000। हमें निकालनी है डेटर टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास रहता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। तो क्रेडिट सेल्स हमारे पास है 12 लाख की, एवरेज डेटर आपका 120 और 80,000 का एवरेज बन गया 1 लाख। तो डेटर टर्नओवर रेशियो आपकी 12 टाइम्स निकल कर आ जाएगी। एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर आपको मंथ्स में निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो जो कि फिर से 12 है, तो ये आपका 1 मंथ निकल कर आ जाएगा और इसीलिए आंसर हमारा यहाँ पे बनेगा 12 इन 1 मंथ यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है एबीसी लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड 40% डिविडेंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज इट मीन। एबीसी लिमिटेड ने 40% डिविडेंड दिया, जो बेसिकली आपका डिविडेंड होता है ना, इट इज पेड ऑन पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल के बेसिस पे ये परसेंटेज आपकी निकाली जाती है और आपका आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर डी का बनेगा। चलिए तो सवाल है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स डिटरमाइन द फंड फ्रॉम ऑपरेशन। हमारे पास फंड फ्रॉम ऑपरेशन हमें यहां पे निकालना है। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का आपके पास क्या तरीका है जी, आप क्या करें, आपने नेट प्रॉफिट में जो नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश खर्चे हैं उनको ऐड बैक कर दें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को माइनस कर दें, तो आप पहुंच जाएंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन पे। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है नेट लॉस एज पर P&L अकाउंट। तो नेट लॉस के अंदर आप क्या कर देंगे, यहाँ पे जो आपके नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश खर्चे उन्हें ऐड कर दीजिए। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग को आप ऐड कर दीजिए, प्रॉफिट ऑन सेल जो हमारे पास है लैंड का उसे आप माइनस कर दीजिए, सैलरी एंड वेज एक्सपेंसेस का आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी को ऐड करेंगे, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल को ऐड करेंगे, इसका भी कोई ट्रीटमेंट हमें यहाँ पे नहीं करना। तो एडजस्टमेंट करके आपका आंसर निकल कर आएगा 8800 का और आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बन जाएगा। सवाल है जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 80,000, प्रॉफिट है 20,000 और हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। सेल्स हमें दे रखी है 3 लाख और फिक्स्ड कॉस्ट हमें यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हमें कंप्यूट करनी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय पीवी रेशो, ये फॉर्मूला है जी एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट भी गिवन है और हमारे पास जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी गिवन है। तो पीवी रेशो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। पीवी रेशो क्या होने वाली है, पीवी रेशो इज गोइंग टू बी प्रॉफिट यानी कि 20,000 डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो कि है 80,000 1/4 या फिर 25% हमारे पास हो गई पीवी रेशो। तो यहाँ पे पीवी रेशो है मेरी 25%। अब मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है, कितना होगा कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो सेल्स इंटू पीवी रेशो करूंगा, 3 लाख इंटू 25% यानी कि 75,000 मेरी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। प्रॉफिट मेरे पास क्या होता है, प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, है ना जी। अब प्रॉफिट हमें पता है 20 है, कंट्रीब्यूशन हमें पता है 75 है, फिक्स्ड कॉस्ट हमें निकालनी है। तो बहुत ही आसान है, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी 55,000 बनेगी और आंसर ऑप्शन सी आएगा। क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 80,000 पर ईयर। 80,000 का मुनाफा कमाना है, कितने यूनिट्स बेचें। सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट दिया है, ठीक है जी।
तो यहाँ पे आपका कंट्रीब्यूशन कितना आया, 13 पर यूनिट आया। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट भी 3 दे रखी है तो इसे भी लेस करना पड़ेगा, तो इवेंचुअली आपका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आएगा 10 पर यूनिट का। फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आपके हैं 5 लाख के, फिक्स सेलिंग कॉस्ट है 3 लाख की, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कितनी हो गई, 8 लाख की हो गई। तो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास है, फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास आ गई 8 लाख की। हमें बोला गया प्रॉफिट इतना होना चाहिए, ये हमें यहाँ पे बताया गया, और कंट्रीब्यूशन हमें पता है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होने चाहिए निकाल सकते हैं कैसे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट है 8 लाख, प्रॉफिट हमें रिक्वायर्ड है 80,000, तो दिस इज गोइंग टू बी 8,80,000। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 10, 88,000 यूनिट्स हमें बेचने पड़ेंगे। आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी। पीवी रेशो हमें दे रखी है 40%, पीवी रेशो हमें यहां पे दे रखी है 40%। ठीक है जी, हमें कहा गया कि 10% हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हमें अपनी सेल्स कितने से बढ़ानी पड़ेंगी। तो प्रेजेंट पोजीशन हमारे पास क्या है, प्रेजेंट पोजीशन की अगर हम बात करें तो मेरे पास 100 रुपीज जो है वो सेल्स है, पीवी रेशो 40 है, यानी कि मेरी जो कंट्रीब्यूशन होगी इट इज गोइंग टू बी 40, वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास होगी 60। अब मेरे को कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस डिक्रीज हो गया 10% से, तो नाउ अगर मैं लिखूं तो मेरा सेलिंग प्राइस 100 नहीं है, अब 90 हो गया, अब 90 हो गया, और मेरा जो वेरिएबल कॉस्ट है यहाँ पे वो उतना का उतना ही है, कंट्रीब्यूशन मेरा जो है वो यहाँ पे अब 30 निकल कर आया। अब मुझे कहा गया कि मुझे इसका इफेक्ट जो है वो नलीफाई करना है, तो मैं अपनी सेल्स को कितना बढ़ाऊं। मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए 40 और मेरी आ रही है यहाँ पे 30, और मुझे सेल्स को कितना बढ़ाना चाहिए ये मेरे से यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो कितना बढ़ाएंगे, इसे आप कैसे कंप्यूट करेंगे, इसे आप कैसे कंप्यूट करेंगे जी, यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हैं, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। कैसे कि आपको यहाँ पे आपको कैसे आप लगाएंगे यूनिटरी मेथड, देखिए 30 की कंट्रीब्यूशन के लिए आपको 90 की सेल करनी पड़ती है, 30 की कंट्रीब्यूशन के लिए 90 की सेल करनी पड़ती है। एक की कंट्रीब्यूशन के लिए कितनी की सेल करेंगे, 90/30। 40 की कंट्रीब्यूशन के लिए कितने की सेल करेंगे, 90/30 इंटू 40, ये कितना आ गया, ये आ गया 3 इंटू 40 120, ये आ गया आपका 120, यानी कि आपकी सेल कितनी होनी चाहिए, सेल आपकी होनी चाहिए 120। तो सेल्स आपको कितनी बढ़ा लेनी चाहिए, आपको प्रेजेंट पोजीशन से सेल को 20% इंक्रीज कर लेना चाहिए। तो आंसर यहां पे ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। तो प्रेजेंट सिचुएशन से कंपेयर करना है हमें, और 20% हमारा निकल कर आएगा। चलिए, तो यहां पे हमारे पास सवाल है, हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है क्रूगर कॉर्पोरेशन की, इसने स्टैंडर्ड कॉस्ट सिस्टम इंप्लीमेंट किया है और वेरिएंस एनालिसिस हमें करनी है। ये आपका केस स्टडी कॉम्प्रिहेंशन वाला सवाल है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अगले 5 सवाल आपको सॉल्व करने हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन आपको दी है, डायरेक्ट मटेरियल, क्वांटिटी अलाउड पर यूनिट, लेबर के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है, रेट और आवर्स अलाउड, फिक्स्ड ओवरहेड का बजट, नॉर्मल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, नॉर्मल ओवरहेड का रेट बताया है, वेरिएबल ओवरहेड का रेट बताया, और टोटल ओवरहेड का भी रेट आपको बताया। एक्चुअल कॉस्ट इंफॉर्मेशन भी आपको यहां पे दे रखी है कि एक्चुअल में क्या कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन आपकी रही। कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज्ड एंड कंज्यूम्ड, क्वांटिटी परचेज्ड एंड कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर, आवर्स ऑफ लेबर, कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ये आपको जानकारी दे रखी है। और पहला सवाल है मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल कर बताओ। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमारे पास था 5 पर केजी, एक्चुअल प्राइस हमें 4.5 दे दिया है, और हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी कंज्यूम्ड ये दे रखी है 1,04,000 केजी। तो आप इसे सॉल्व करेंगे 52,000 फेवरेबल निकल कर आएगा। इक्वेशन के अंदर थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, ये फेवरेबल आना चाहिए, और इसमें आपका आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए, यहां पे अगला सवाल हमारे पास है ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस आपको निकालनी है। देखो, ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल ओवरहेड एंड स्टैंडर्ड ओवरहेड। तो एक्चुअल ओवरहेड आपके यहां पे कितने हैं जी, एक्चुअल ओवरहेड की अगर हम बात करें तो बताया कि आपके 12,850 के फिक्स्ड ओवरहेड है, और वेरिएबल ओवरहेड की अगर हम बात करें तो वो आपको 2352 दे रखे हैं, तो 15,202 एक्चुअल ओवरहेड है। और स्टैंडर्ड ओवरहेड आप अगर बात करें तो स्टैंडर्ड ओवरहेड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कितने होने वाले हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड का एप्लीकेशन रेट है ₹10 पर यूनिट, और हमने कितने यूनिट्स बनाए 1000, तो 12,000 फिक्स्ड ओवरहेड होने वाले। और वेरिएबल ओवरहेड का है 2 पर यूनिट, और हमने फिर से 1000 यूनिट बनाया तो 2000,
यानी कि टोटल 14,000 हमारे स्टैंडर्ड ओवरहेड हो जाएंगे। स्टैंडर्ड मतलब फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन हम निकाल रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्शन 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट के लिए स्टैंडर्ड ओवरहेड हमारे कितने बनेंगे वो हमने निकाला, इन दोनों को माइनस किया, स्टैंडर्ड ओवरहेड हमारे कम थे, एक्चुअल में ज्यादा हो गए, इसलिए एडवर्स 1202 की आपकी वेरिएंस आ गई। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का। इसके बाद हमें निकालनी है मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। तो क्वांटिटी वेरिएंस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो यहां पे एक्चुअल क्वांटिटी तो आपकी 1,04,000 है, दे रखी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होती है, 1000 यूनिट का अगर आपका प्रोडक्शन है, 1000 यूनिट के लिए आपको कितनी क्वांटिटी लगती है, एक यूनिट के लिए 100 केजी लगते हैं, 1000 के लिए 1 लाख केजी लग जाते, आपके लग गए 1,04,000, तो आपके ज्यादा लग गए एक्चुअल में, और इसीलिए ये आपकी एडवर्स आएगी। -4,000 इंटू 5 यानी कि -20,000 एडवर्स निकल कर आएगी। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का। और यहां पे हमें निकालना है ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस आपको यहां पे निकालना है। वॉल्यूम वेरिएंस आपको क्या बताती है, डिफरेंस बिटवीन द बजटेड एंड अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। तो आपने बजटेड और अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड निकालने, उसके बेसिस पे ये आपकी निकल कर आएगी। तो अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स आपके कितने होने वाले हैं, तो यहां पे हमें बता रखा था, यहां पे हमें ये बता रखा था कि आपको अब्सॉर्प्शन किस हिसाब से करना है। आपका अब्सॉर्प्शन का रेट फिक्स्ड ओवरहेड का है 10 पर यूनिट का, 10 पर यूनिट का है आपका अब्सॉर्प्शन रेट। तो ये चीज आपको यहां पे बता रखी है। और आपकी यहां पे टोटल 1000 यूनिट्स जो है वो यहां पे बनी है। तो 10 इंटू 1000 तो आपकी 10,000 है आपके अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आपके कितने थे, आपने बजट बनाया था कि 1200 यूनिट बनाएंगे, और 1200 यूनिट इंटू ₹10 पर यूनिट 12,000 हो गए आपके बजटेड वाले। तो एक तरफ हो गए आपके 10,000 और एक तरफ हो गए 10,000 हो गए आपके अब्सॉर्ब्ड, और 12,000 हो गए आपके बजटेड, और इन दोनों का डिफरेंस आपका 2,000 नेगेटिव में है, तो ये आपकी अनफेवरेबल यहां पे बन जाएगी। चलिए इसके बाद हमें निकालनी है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये है जी फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास कितने हैं, स्टैंडर्ड आवर्स 1000 यूनिट बनाए हैं, और उसके लिए हमारे पास 2 घंटे लगने चाहिए थे एक यूनिट के, तो 2000 लगने चाहिए थे, एक्चुअल में 2240 लग गए। और रेट हमारे पास है स्टैंडर्ड वाला 20। इसे सॉल्व करेंगे -4800, तो 4800 एडवर्स जो है आपकी वेरिएंस निकल कर आई, यानी ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी दी आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, जहां पे हमने आपके साथ डिस्कस किए प्रैक्टिकल सवाल जो कि हमारे पास अकाउंटिंग में पूछे गए थे पिछले सालों में, कॉमर्स और मैनेजमेंट से। तो उम्मीद करते हैं कि आपके ये सवाल अच्छे से कवर अप हो गए हैं, आपने प्रैक्टिस भी आज अच्छे से कर ली है। तो आपसे यही कहूंगा कि बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, ढेर सारी प्रैक्टिस कीजिए, यही आपका स्कोर एग्जाम में इंप्रूव करवाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।